ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एड्जॉर्प्शन। ये तुम्हारा यूनिट 3 रहेगा और उसके अंदर जो आने वाले टॉपिक्स है जो आप वीडियो में देख सकते हैं इतने सारे आएंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन से कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। Adsorption is the addition means sticking together of atoms, ions or molecule from a gas, liquid or dissolved solid to the surface. This process creates a film of adsorbate on the surface of adsorbent. This process differs from absorption in which fluid permeates or is dissolved by a liquid or a solid. अभी इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें दो चीजें पहले समझनी पड़ेगी कि ये एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेट क्या होता है, जो हम टर्मिनोलॉजी में देखने वाले हैं। तो इन शॉर्ट एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि कोई एक सरफेस है, ये सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। लिक्विड सरफेस भी हो सकता है, सॉलिड सरफेस भी हो सकता है। इसके ऊपर अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है? एड्सॉर्प्शन। कि भाई सॉलिड या लिक्विड सरफेस के ऊपर आके कोई भी चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, या सॉलिड यानी कि किसमें, एक्वियस सॉल्यूशन में, यानी कि आयंस वगैरह है या मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, पर वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो, उसका भी एग्जांपल देखेंगे। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी स्टेट में हो सकते हैं, लिक्विड, गैस, सॉलिड। जब ये कोई एक सरफेस पे या तो सॉलिड या लिक्विड सरफेस पे आके बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे, एडिशन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन तो हमने देख लिया। अब एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस बेस्ड प्रोसेस व्हाइल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स द होल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब देखो, ये एक सरफेस फिनोमिना, ये जो हो रहा है ये सिर्फ किसके ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर। इसके जैसा ही एक रिलेटेड वर्ड है, वो है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा सब्सटेंस है। अब मान लो स्पंज ले रहे हैं, अब इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी क्या करेगा, इसके अंदर आके बैठ जाएगा, है ना। ये जो है क्या है, वाटर। तो हम बोलेंगे कि ये जो है बल्क में आया, इन द बल्क, है ना। तो ये बल्क फिनोमिना है और एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना, ये बल्क के अंदर, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब कोई जैसे स्पंज को पानी में डालो तो पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो इनसाइड द बल्क चला जाएगा। और ये सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है। ये कहाँ पे रहता है, सिर्फ सरफेस के ऊपर। ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, अंदर, बल्क के अंदर। तो ये एब्जॉर्प्शन है और ये एड्सॉर्प्शन है। तो यहाँ पे लिखा ही है, द टर्म sorption encompasses with both process while desorption is the reverse of it. sorption किसको बोलते हैं, जब दोनों चीजें साथ में होती हो। sorption किसको बोलेंगे, जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, sorption। अब डिसॉर्प्शन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स आए हैं वो वापस चले जाए, मतलब ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आए हैं वो यहाँ से अगर चले जाते हैं, वापस निकल जाते हैं, इसको हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन, यानी कि निकल जाना। ये एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट है। एड्सॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना, सरफेस के ऊपर होती है। अब एड्सॉर्प्शन हमको बहुत सारी जगहों पे मिलता है, चाहे वो नेचुरल फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल सिस्टम हो, ये सब में देखने को मिलता है। और प्यूरिफिकेशन, या तो जैसे कि तुमने कभी ऐसा देखा होगा कि एड वगैरह में या ऐसे ही तुमने कोई एक्सपेरिमेंट देखा होगा
कि मान लो कि ये ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा है और उसके अंदर मान लो कि हमने इंक डाली है कोई भी, है ना। इंक डालेंगे तो क्या होगा, वो कलर्ड हो जाएगा वाटर, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये वाटर कलर्ड है। अब इसके अंदर अगर हम एक्टिवेटेड चारकोल डाल दें, ये क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल। अब ये चारकोल जो है वो बहुत ही बढ़िया एब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो भी इंक के पार्टिकल्स होंगे जो वाटर के अंदर हमने डाले हैं वो इसके ऊपर आके चिपक जाएंगे। तो जो हमारा पानी कलर वाला था वो कलरलेस हो जाएगा। तो चारकोल एक एग्जांपल है सबसे बढ़िया जो एब्जॉर्प्शन करवाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन करवाता है चारकोल का, याद रखना। और एक्टिवेटेड सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये इंक के पार्टिकल्स जो है वो चारकोल के सरफेस पे आके बैठ जाएंगे, और ये जो इंक हमको पहले कलर्ड पानी दिख रहा था वो अब कलर्ड नहीं दिखेगा। चलो, अब टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है वो हमें देखना है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन। तो उसमें पहले तो ये दिया है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो हमें पता है कि ये एड्जॉर्प्शन वाला जो चैप्टर है तो वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द नेचर ऑफ सरफेस एंड ऑल्सो विद द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस इन विच टेक प्लेस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेसेस हो, जो सरफेस के ऊपर होती है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री होगा, मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या हम स्टडी करते हैं? तो फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन, कैटालिसिस, कोलोइडल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल जैसे कि डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस और कोरोशन। तो इसके पहले का चैप्टर जो हमने लिया था उसमें हमने हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वगैरह सब हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है इसके अंदर। आर द इलिस्ट्रेशंस ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री, इसको हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब क्या होता है इंटरफेस? इंटरफेस यानी कि जहाँ पे एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के बीच का जो बाउंड्री होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस, है ना। तो यहाँ पे एक बढ़िया से लिखे तो कॉमन सरफेस बिटवीन एड्सोर्बेंट एंड एड्सोर्बेट इज कॉल्ड इंटरफेस। मतलब जहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो लाइन है ना ये दोनों के लिए कॉमन है, एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट के लिए ये जो है ये एकदम कॉमन है, इसी के ऊपर सब हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो हमने किया है जहाँ पे सब हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरफेस। अब उसके बाद का टर्म है एड्सॉर्प्शन। वो तो हम जानते हैं, द फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड आर attracted and retained, and so the concentration of molecule on the surface is more than in the bulk is known as adsorption. The surface energy decrease due to the adsorption. जैसे कि हमने बोला कि तुम एक्टिवेटेड चारकोल को इंक वाले पानी के अंदर डाल रहे हो, तो इंक जो है पहले बल्क यानी कि वाटर के अंदर थी, वहां पे वाटर जो है बल्क है, वाटर के अंदर थी। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल डाला हमने, क्या हुआ, तो वो सारी इंक जो है एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो गई, यानी कि अब बल्क के अंदर जो अमाउंट ऑफ इंक है वो बहुत ही कम होगी। तो इसमें वही होता है ना, इसके अंदर वही होता है, फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड आर अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड, एंड सो द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज मोर देन इन द बल्क। ठीक है, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट क्या होता है? सॉलिड ऑन विच एड्सॉर्प्शन अकर इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। अब इंक और चारकोल के एग्जांपल में तो एड्सॉर्बेंट क्या होगा, तो चारकोल होगा। एड्सॉर्बेट क्या होगा? द सब्सटेंस दैट इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। जो इंक होगा वो हमारा क्या माना जाएगा, एड्सॉर्बेट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गैस गेट एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड देन गैस इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेट। वहां पे हमारा इंक था। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी दिया है जिससे तुमको आइडिया बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन का है और ये एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे देखो, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर सब मॉलिक्यूल्स आके चिपके हैं। यहाँ पे क्या है कि बल्क में, इनसाइड द बल्क जाके वो चले गए हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर लगा है इसको हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट। और जो
करवा रहा है, मतलब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, ये इनको पॉइंट नहीं कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, ऐसा जो भाग है इसको ये पॉइंट कर रहा है, वो क्या है, एड्जॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर हो रहा है ना, चाहे वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर डिफ्यूज्ड इनटू द होल पोर्शन ऑफ द सॉलिड और अ लिक्विड होमोजीनियसली फ्रॉम रिजल्ट, दिस फिनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, और ये एक बल्क फिनोमेना है, सारा जो है एब्जॉर्बेट जो है वो डायरेक्ट बल्क के अंदर चला जाएगा। डिसऑर्प्शन क्या होता है वो भी हम जानते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल्स जो है वापस यहाँ से निकल जाएंगे तो हम बोलेंगे डिसऑर्प्शन हुआ है। कैसे हो सकता है, तो डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर गैस की बात कर रहे हैं, अगर गैस हमारा जो है एड्सॉर्बेट है, अगर गैस हमारा एड्सॉर्बेट है तो प्रेशर डिक्रीज करने से ये सारे के सारे वहां से निकल जाएंगे, या सप्लाइंग हीट यानी कि गर्म करने से, तो गर्म करने से और प्रेशर कम करने से जो है द डिसऑर्प्शन हो सकता है। देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। इट इज ऑपोजिट फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट क्या होता है, डिसऑर्प्शन, जो हमने थोड़ी देर पहले ही सॉर्प्शन के बारे में भी हमने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। ऑक्यूलेशन क्या होता है, व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस occur on the surface of metal, it is called occulation। जब गैस मेटल सरफेस के ऊपर आकर बैठ जाता है तो उसको स्पेशल टर्म दिया गया है ऑक्यूलेशन। फिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का क्या मतलब होता है, थर्म का मतलब हीट है, आइसो मतलब जो बदला मतलब कांस्टेंट है, तो ऐसा हम ग्राफ बनाएंगे जिसके अंदर हीट कांस्टेंट हो। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली स्टडीड थ्रू ग्राफ्स। ग्राफ्स के द्वारा हम पढ़ेंगे, आगे है ये पूरा टॉपिक है जिसमें हम ग्राफ बना के वगैरह देखेंगे, तो ये सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इसको बात करने की कोई जरूरत नहीं। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है आगे तुमको आने ही वाला है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आने वाला है, तो आगे आने वाला है, तो इसको जो है अभी फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं करते। अब एक और बढ़िया सा तुमको डिफरेंस दिया गया है, जिसको हम पूरे जो भी पॉइंट्स हमने बोले उसको आसानी से याद रख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई इट इज ए सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इट कंसर्न विद द होल मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। यहाँ पे तुम इसको ना लिख के इतना लिख सकते हो, इट इज ए बल्क फिनोमिना, है ना, सरफेस की जगह पे क्या लिखोगे, बल्क फिनोमिना। दूसरा पॉइंट, in it the substance is only retained on the surface and does not go into the bulk or interior of the solid or liquid। यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है, ना कि सब्सटेंस बल्क के अंदर नहीं जाता, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड। इट एम्प्लाइज दैट सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है, थ्रू आउट, मतलब पूरे के पूरे अंदर बॉडी, ये जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसके अंदर चला जाएगा। अब एड्सॉर्प्शन के अंदर, इन इट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर एट द फ्री फेज। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ग्रेटर एट द फ्री फेज, यानी कि जो ऊपर होगा, मान लो कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस, मान लो मेटल ही है, और उसके ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे पहले घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, समझ लो। अब उसमें से कुछ जो है एड्सॉर्प्शन उनका हो रहा है सरफेस के ऊपर, तो ये कितने भी हो जाए, इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है कभी भी ऊपर वाले जो फ्री फेज में, जिसका एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ है, इसको हम बोलेंगे कि ये फ्री फेज में, और ये एड्सॉर्ब हो गया है, तो इनका जो अमाउंट है ऑलवेज ज्यादा ही होगा, यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज ही ज्यादा होगा कंपेयर टू जिसका एड्सॉर्प्शन हो गया है सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये इन इट द कॉन्सेंट्रेशन इज लो, इसका उल्टा यहाँ पे कम होगा। इट इज ए रैपिड इन बिगिनिंग एंड स्लोज डियर द इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या है कि बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में तो ये मॉलिक्यूल्स फटाफट आके बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका अमाउंट कम होने लगेगा। जैसे ही सरफेस एरिया कम होता जाएगा, मतलब जितना वो सरफेस ये कवर करते जाएंगे,
तो एड्जॉर्प्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसका जो आने का रेट है, मतलब एड्जॉर्ब होने का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे ही ये सरफेस जो है कवर होता जाएगा। मतलब एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब नो मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, कोई स्पेस नहीं बचेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं सारे के सारे, ये अब पूरा हो गया। अब किसी भी मॉलिक्यूल को यहाँ पे इसके ऊपर आना होगा तो नहीं आ पाएगा। हाँ, भले ही यहाँ पे जगह खाली है पर इसको हम सिर्फ इतना ले रहे हैं, ऐसा है। चलो ठीक है, सिर्फ इतना ही सब कुछ। चलो ये सब भर गया, अब कोई स्पेस बचा नहीं। अब बोलेगे इक्विलिब्रियम आ गया। अब कोई भी नया आएगा तो क्या करना पड़ेगा कि एक पुराने वाले को यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसकी जगह पे एक दूसरा आएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। भाई एड्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ने वाला नहीं है, ये इक्विलिब्रियम आ गया। जो अमाउंट था गैस का इसके ऊपर आने के बैठने का वो अब फिक्स हो गया है। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि जितनी जगह थी वो सब भर चुकी है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब पूरा सरफेस एरिया खाली होगा तो फटाफट जो है गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे। धीरे धीरे जैसे ही सरफेस एरिया कम होता जाएगा तो उसका रेट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इसमें क्या है, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। इसके अंदर क्या है, इट अकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। इसमें कोई रेट में चेंज नहीं आता, पहले स्टार्टिंग से जितना हो रहा है तो एंड तक उतना ही रेट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सरफेस एरिया कम हो जाए। जैसे स्पंज में तुम पानी एब्जॉर्ब करवाते हो तो उतनी ही रेट से फटाफट होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में फटाफट हो गया और जब एड आएगा तो एकदम धीरे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितने तेजी से वो पहले स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब कर रहा था उतनी ही तेजी से एंड तक करेगा। एग्जाम्पल दिए हैं वाटर ड्रॉपलेट्स और एड्जॉर्ब और सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है, तुमने छोटे छोटे पाउचेस देखे होंगे, या अगर तुमने कोई लेदर की चीज खरीदी हो या इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी हो जिसमें छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स आते हैं, जिसके अंदर ऐसे सी छोटी छोटी व्हाइट कलर की गोलियां जैसी होती है और इसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल, है ना। तो वो क्यों होता है कि अगर मान लो लेदर की चीज है तो हमें पता है कि वो पानी से खराब हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो वाटर वेपर वगैरह से जो है खराब हो जाती है। तो ऐसी छोटी सी अगर उसके अंदर ये जो पैकेट रख देते हैं तो क्या करता है, मॉइस्चर वगैरह यही खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वो चीजों को खराब होने से रोकता है। फिर दूसरा है अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल। चारकोल एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, हम पहले ही तुमको बोल चुके हैं। फिर ये है वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं करता, वो एब्जॉर्ब करता है। मतलब जैसे ही हम CaCl2 को वाटर वेपर की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो पानी को पूरा सोख लेगा। क्या कर लेगा, सोख लेगा, गीला हो जाएगा। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर फॉर्मिंग NH4OH, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। जब पानी अमोनिया को, यानी अमोनिया गैस होता है, अमोनिया गैस को जब तुम पानी से पास करते हो तो उसके साथ मिक्स हो जाता है और क्या बना देता है, NH4OH। अब उसके बाद नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप है, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक है केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। तो हम दोनों को ही बारी बारी से डील करेंगे और दोनों के डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या है। तो एब्जॉर्प्शन कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल एंड एब्जॉर्बेंट, विच इनटू टू कैटेगरीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जिसमें हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन रखते हैं, जिसको हम फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम डिफरेंशिएट किस बेसिस के ऊपर करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा काम कर रहा है, दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्बेंट कौन सा है, एब्जॉर्बेंट कौन सा है, इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा है। तो जैसे एग्जांपल देखते जाएंगे वो हम समझते जाएंगे क्या क्या है। If the force of attraction existing between the adsorbent and adsorbent are van der Waals forces, the adsorption is called physical adsorption। इसका मतलब कि अगर ये सरफेस है और ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, अब इसके साथ अगर वो कमजोर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं,
इसका मतलब कि इनका डिसॉर्प्शन भी आसानी से हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी हीट या प्रेशर कम करेंगे तो ये आसानी से चले जाएंगे। इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है। तो जब ऐसा हो कि इसका डिसॉर्प्शन भी बहुत आसानी से हो जाए, कोई केमिकली बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं है, नो केमिकल बॉन्ड, मतलब सिर्फ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अगर हम हीट वगैरह या प्रेशर कम कर देंगे तो ये आसानी से चले जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ है। वहां पे वंडर वाल्स ऑफ फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहां पे कोई केमिकल बॉन्ड बना हुआ नहीं है। इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट आर वेरी वीक। Therefore, this type of adsorption can easily be reversed by heating or decreasing the pressure। जो अभी हमने जो बोला है कि ये डायरेक्ट बहुत ही इजीली रिवर्स हो जाता है कि अगर तुम उसको गर्म करोगे या तो प्रेशर कम कर दोगे। किसका? गैस का। जो गैस इसके ऊपर आने वाला है उसकी बात। अगर प्रेशर बहुत ही कम कर दोगे तो भी डिसॉर्प्शन हो जाएगा। और जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस, उसको गर्म करोगे तो भी वो चले जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर हम विग्रस कंडीशन करने की कोशिश करेंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, डिसऑप्शन हो जाएगा। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए? तो वो है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सरफेस है और जो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट की बात करें उनके बीच में कोई स्पेशल वो अट्रैक्शन होने की जरूरत नहीं है। वो कोई भी गैस किसी भी सरफेस के ऊपर जो है वंडर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको केमिकली बॉन्ड बनाना है तो ही वो जुड़ सकता है, ऐसा नहीं। वो कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी गैस मॉलिक्यूल आगे बैठ सकता है। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि यही इसके ऊपर चिपकेगा या वही उसके ऊपर चिपकेगा। कोई भी किसी के ऊपर भी आके जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। इसलिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यही आ सकता है। इसलिए है द वंडर वाल फोर्सेज आर यूनिवर्सल, मतलब वो किसी के भी बीच में हो सकते हैं। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। भाई नेचर यानी कि गैस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एब्जॉर्ब होने वाला है, ठीक है, गैस के नेचर के ऊपर। रिवर्सिबल इन नेचर, वो भी हमें पता है कि फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज एब्जॉर्बर मे बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। या तो हीट या प्रेशर कम करने से, हीट को बढ़ाएंगे, प्रेशर को कम करेंगे तो वो गैस जो है अपना सरफेस छोड़ के वहां से चले जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, ये हमेशा चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन हो या केमिस्ट ऑप्शन हो, ये हमेशा एक ही आंसर आएगा कि फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करना है तो क्या, मान लो कि पहले तुम्हारे पास तुमने इतना ही सरफेस लिया और गैसियस मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हें पता है कि चाहे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल कितने भी हो, हमें पता है कि ये एब्जॉर्प्शन इतना ही होगा क्योंकि सरफेस फिर भर जाएगा। इसकी जगह पे अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा दो तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर आगे चिपक सकते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से फिजिक्स ऑप्शन बढ़ता है। अब है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखो वहां पे अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन से वो नजदीक आएंगे और जैसे ही नजदीक आएंगे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, नया एक वीक बॉन्ड बनेगा। तो वो जो है हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक होगा तो हीट रिलीज करेगा, पर इसमें जो हीट रिलीज होती है उसका अमाउंट बहुत ही लो होता है ना। और वो कितना होता है, तो वो होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, है ना, यहाँ पे लिखा है। तो physical absorption is an exothermic process but its enthalpy of absorption is low, it is 20 to 40 किलोजूल पर मोल, क्योंकि वहां पे कोई केमिकल अट्रैक्शन नहीं है इसलिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन the adsorbate particles and adsorbent are almost the same strength as chemical bonds। chemical bonds जितना ही strength अगर adsorbent और adsorbate के बीच में होता है तो हम बोलेंगे chemical absorption हुआ है।
The adsorption is called chemical adsorption. This type of adsorption is called chemisorption और Langmuir adsorption, और भी नाम उसके दिए हैं। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम प्यार से केमिसॉर्प्शन भी बुलाते हैं। इन केमिसॉर्प्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग होता है। देयरफॉर एड्सॉर्प्शन कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि गर्म करोगे तो आसानी से निकल जाएंगे या प्रेशर कम करोगे तो वहां से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए बहुत ही विग्रेस कंडीशन करनी पड़ेगी, तब जाके जो है हम उसको वहां से निकल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक केमिकल बॉन्ड की वजह से वो जुड़े हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। सबसे पहले हाई स्पेसिफिसिटी, मतलब ये किसी के बीच में ही नहीं हो सकता है ना, मतलब कुछ कुछ सरफेस के पास, सरफेस के ऊपर कुछ कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ही आ सकते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि कोई एक सरफेस है उसके ऊपर कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल आके केमिसॉर्प्शन कर सकते हैं, नहीं, स्पेसिफिक ही कर सकते हैं। पर जब हमने फिजिसॉर्प्शन की बात की तो हमने क्या बोला था कि स्पेसिफिसिटी नहीं है, मतलब कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी गैस आके जो है वंडर वाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसा भी किसी भी सरफेस के ऊपर आगे नहीं चिपक सकता। इरिवर्सिबिलिटी, केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, सो इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। अब केमिकल बॉन्ड बना है तो हमें पता है केमिकल बॉन्ड बनता है तो कुछ नया चीज बन जाता है। तो इससे क्या है कि हीट करने से वो डायरेक्टली जैसा था पहला वैसे नहीं बनेगा, या तो प्रेशर कम करने से वो जैसा था वैसा नहीं बनेगा। एक बार जुड़ गया तो हो सकता है उसको तोड़ने के लिए तुम्हें कोई और केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़े, फिजिकल प्रोसेस से वो सेपरेट ना हो। टेम्परेचर, केमिसॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर सैचुरेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग। देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन में ये पॉइंट टेम्परेचर। फिजिसॉर्प्शन ने बोला था टेम्परेचर बढ़ाने से जो है एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, पर यहाँ पे क्या है केमिकल एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से केमिसॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा ऑपोजिट है। प्रेशर, इट ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से ये केमिसॉर्प्शन हो या फिजिसॉर्प्शन दोनों ही प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाते हैं, पर अप टू ए सर्टेन लिमिट, मतलब कि एक टाइम के बाद ऐसा नहीं कि दुनिया भर का प्रेशर डाल दोगे तो जितना भी गैस है सारा का सारा एब्जॉर्ब हो ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है। अगर सरफेस एरिया पूरा भर गया तो फिर चाहे तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाओ उससे जो है इसका रेट बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद प्रेशर जो है वहां पे ऐसा मान लो कि जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। सरफेस एरिया तो हम बार बार बता ही चुके हैं, केमिसॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये दोनों के लिए आएगा, चाहे वो केमिसॉर्प्शन हो या फिजिसॉर्प्शन हो। अब एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहाँ पे हमने फिजिसॉर्प्शन में देखा गया था उसकी एनर्जी 20 to 40 किलो जूल थी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक था, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसका रेंज 80 to 240 किलो जूल पर मोल आता है, एज इट इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका जो है डिफरेंस भी देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखे, तो एक ऐसा बोलो कि एक बढ़िया सा डिफरेंस दिया गया है जिसमें जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए उसके अलावा भी 2-3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने देखा, कौन सा फोर्स काम करता है, रिवर्सिबल है या नहीं, या लो टेम्परेचर, देखो ये इट यूजुअली टेक्स एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, ये लो टेम्परेचर पे, और जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ये इंक्रीज होगा। अभी हाई प्रेशर इज फेवरेबल, डिक्रीज ऑफ प्रेशर कॉजेज डिसऑप्शन, हाई प्रेशर इसके लिए जरूरी है, इसमें हाई प्रेशर इज फेवरेबल, डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज डिसऑप्शन, मतलब कि हाई प्रेशर तो ठीक है, अच्छा है, ज्यादा होगा, पर फिर तुम अगर प्रेशर को कम कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि डिसऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। अगर तुमने हाई प्रेशर किया तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, पर जैसे ही तुम प्रेशर को डिक्रीज करते जाओगे तो डिसऑप्शन होता जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। हाई प्रेशर फेवरेबल है, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, पर अगर तुम प्रेशर को डिक्रीज करते जाओगे तो डिसऑप्शन नहीं होगा। एप्लीकेशन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू द हेल्प ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इससे हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पता लगा सकते हैं कि कौन से जो गैसेस है वो आसानी से
लिक्विफाई हो सकते हैं। नो सच कोरिलेशन इज देयर, इससे कोई हमें हेल्पफुल पता नहीं चलता कि क्या लिक्विफाइड होंगे या नहीं। इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर्स। अब ये समझना है कि व्हाट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर्स, मतलब ये जब मान लो ये सरफेस है तो ये गैसियस मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ गए, ये फर्स्ट लेयर है। अब हो सकता है कि उसके ऊपर एक और लेयर गैस का बन जाए, इसके ऊपर एक और बन जाए, क्योंकि इसके बीच में क्या है कि वंडरवाल्स ऑफ फोर्स अट्रैक्शन काम करता है, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो ये जो है किसी, ये यूनिवर्सल था, हमने पहले ही बोला था यूनिवर्सल है, कोई भी किसी के ऊपर भी आके जो है मतलब आ सकता है, बैठ सकता है। तो ये मल्टी लेयर है, ज्यादा से ज्यादा लेयर बन सकते हैं। पर अगर हम बात करें केमिस्ट ऑप्शन की तो वो सिर्फ सिंगल लेयर ही बनाता है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अब हो सकता है सरफेस और गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो, पर गैस और गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो वहां पे आके ये नया लेयर नहीं बनाएंगे। ये मोनो लेयर है, एक ही लेयर बनता है, और फिजिक्स ऑप्शन में बहुत सारे लेयर्स भी बन सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है, तो इसको कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही होता है। इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स बनने वाले हैं, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनने वाला है। हाई प्रेशर इज फेवरेबल, डिक्रीज ऑफ प्रेशर कॉजेज डिसऑप्शन, ये तो पहले ही हमने बता दिया। इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, ये भी हमने बताया, और इट इज हाईली स्पेसिफिक। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमको याद रह गए तो तुमको ये डिफरेंस भी आसानी से याद रह जाएंगे। तो आज का जो है हम लेक्चर यहीं पे रखते हैं, बाकी की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना जो है याद रखो। तो दोनों के हमने डिफरेंस देखे, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के, और केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन के। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।